नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो आज सबके लिए कौतूहल का विषय है एक, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और जब से ये सिलेबस आया है तब से अभ्यर्थियों में एक बहुत बड़ी चर्चा है। और क्यों है वो चर्चा? आप में से लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो है वो सिलेबस को देख चुके हैं और बहुत से कॉल्स मैसेजेस भी आए कि सर क्या ये वास्तव में सिलेबस में जो बदलाव हुआ है ये हुआ है, या फिर सर कोई मिसप्रिंट है, या फिर वो उन्होंने हटाया नहीं है, ये वापस हटाया जाएगा। इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है? इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं और कहानियों में क्या क्या परिवर्तन आया उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस में एक कहानी छोटा सा चेंज हो जाए तो भी हम एक मार्केट में हवा बना देते हैं। अरे ये सिलेबस में बदलाव हो गया, ये हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तैयारी करनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं सोचेंगे सर आप ध्यान मत दो, सर सिलेबस के बारे में बताओ। लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। आप में के अगर सिलेबस में थोड़ा बहुत जो बदलाव हुआ है, इसमें कई अभ्यर्थियों में खुशी है, तो कई अभ्यर्थी चाहते थे कि नहीं हटे, किताबें रहनी चाहिए, अब पेपर इजी होगा। ये सब एक काल्पनिक बातें हैं। मोस्टली हमें सिलेबस जो भी आ चुका है, आरपीएससी एक विश्वसनीय संस्था है, और अगर आरपीएससी ने ये सिलेबस जारी किया है तो यकीनन कुछ सोच समझ के जारी किया होगा, काफी बार प्रूफ रीडिंग करके जारी किया होगा। तो ये कितना सही है कितना गलत है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक विश्वसनीय संस्था द्वारा ये सिलेबस जारी किया गया है। हमें यह देखना है कि जो सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या बदलाव हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखो, ये सिलेबस आपके सामने है स्क्रीन पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ इसमें छोटी मोटी कमी मुझे जरूर नजर आई। वो क्या कमी है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। और देखिए, अब इसमें क्या कमी है, क्या एक तो यहां पर जो इसका अंक विभाजन है वो नहीं दिया हुआ कि यहां पे 90 क्वेश्चन आएंगे या फिर कितने क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़ा सा एक, भाई जैसे 90 का है या 180 अंक का है, यानी 90 क्वेश्चन है, या 45 ही रहेंगे व्याकरण के क्वेश्चन। इसको लेकर थोड़ा सा संशय जरूर है, वो मेरे मन में भी है कि अब ये रेशियो क्या रखेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से डिवाइडेशन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहला दिया है खंड ए। ठीक है, खंड जो फर्स्ट दिया है उसमें वर्ण व्यवस्था पहले से थी। स्रोत के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है, तो आप देख सकते हैं तत्सम तद्भव विदेशी, तो ये पहले से थे। शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित की अगर हम बात करें, व्याकरण आधारित, तो आप देख सकते हैं कि इसमें विकारी, तो ये जो विकारी है इसमें संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये चारों टॉपिक आ जाते हैं। विकारी और अविकारी दे दिए इन्होंने, इस बार विस्तृत नहीं करके संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चारों टॉपिक एक साथ दे दिए। इसके बाद इन्होंने जो अविकारी दिए इसमें आप जानते हैं कि अव्यय टॉपिक जो है वो आ जाएगा। तो अविकारी शब्दों का परिचय, भेद, उपभेद, तो जो भी अव्यय के क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, विस्मय आदि बोधक निपात वगैरह है, उनको अध्ययन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली। इस बार जो नया टॉपिक लगा है, आप देख सकते हैं, ये जो लिंग वचन कारक काल वाच्य, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, लिंग वचन कारक काल वाच्य, ये मोस्टली एसआई में हमें देखने को मिलता है या रीट में देखने को मिलता है। तो और रीट में जो आपका रीट के बाद जो मेन एग्जाम होगा थर्ड ग्रेड का, ग्रेड थर्ड का, तो वहां पर भी ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो ये पोर्शन जो है एक तो नया लगा है। इसके बाद हम बात करते हैं संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये तुम्हारे पहले से थे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुत, यानी जो जो सुनने में समान लगे समानार्थक शब्द हैं वो भी पहले से थे। भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हमें याद करने। वाक्य का स्वरूप, पद क्रम, अंग भेद, तो पद क्रम वगैरह ये कोई खास बात नहीं है, ये पूरा वाक्य टॉपिक हमें अपने पूरा पढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। अब उसके बाद देखेंगे आप लोग, शब्द शुद्धि है, बिल्कुल पहले से थी, वाक्य शुद्धि भी है। एक ये विराम चिन्ह अपने पहले वाले सिलेबस में नहीं थे, तो विराम चिन्हों को भी ऐड कर दिया गया है। तो हम एकदम एक एक पॉइंट पर विचार करते हुए चलेंगे दोस्तों, आराम से देखें।
तो विराम चिन्ह हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, लिंग वचन कारक काल वाच्य ये भी हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मुहावरे और लोकोक्तियां ये पहले से थे। इसके अलावा अपठित गद्यांश और पद्यांश ये भी पहले से थे, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप आगे चलते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे कौतूहल का विषय है, वो क्या रहा था विषय इस बार कि यहां पर एक लिखा हुआ आता था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शामिल जो 9 से 12 किताबें हैं उनके पाठों का जो क्रमानुसार अध्ययन था। तो इस बार 9 से 12 की किताबें यहां पर देखने को नहीं मिली है, और ये इस सिलेबस का सबसे बड़ा बदलाव है। बिल्कुल ये इस सिलेबस का सबसे, तो क्या सर यहां पे वो लिखना भूल गए, ऐसे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में, क्या सर वो कहीं गलती से भूल तो नहीं गए, कहीं वो मिसप्रिंट हो गया हो, ये 2 लाइन तो थी, 2 लाइन भूल गए हो, वापस दोबारा अपडेट करके डाल दें। ये सब काल्पनिक विषय हैं, इन पर बातें करने से कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि इतनी विश्वसनीय संस्था द्वारा इतनी बड़ी गलती होना अपने आप में ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप जो सिलेबस आरपीएस ने दिया उसको मान के चले। क्लियर बात है? तो नहीं है, आप सब जानते हैं पहले 45 क्वेश्चन के करीब किताबों से आते थे, और ये बहुत बड़ा पार्ट था जिससे स्टूडेंट घबराते थे। जब हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर स्टूडेंट कोर्स परचेज करते हैं तब वो कहते हैं सर आप पद्य भाग तो करवाओगे ना, तो इसका मतलब पद्य भाग अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और गद्य भाग से क्वेश्चन आना वो भी बहुत बड़ी। हमने जो टेस्ट सीरीज में अभी तक 2 संडे को टेस्ट लिए हैं उसमें भी 9वीं 10वीं की किताबें डाली थी, लेकिन अब हमें टेस्ट सीरीज की जो हमारी बीकानेर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो रही है, जिसको हमने ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध करवा रखी है, वो टेस्ट सीरीज में भी आप मान सकते हैं कि हमें बदलाव करना पड़ेगा। निश्चित रूप से इस संडे वाले पेपर को हमें थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा, और हम बदलाव करेंगे भी, क्योंकि करना बहुत। अब मैं बहुत बड़ी विशेष बात जो है वो आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसे ध्यान से सुने इस सिलेबस को लेकर, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि खंड ए, खंड सेकंड, ये देख सकते हैं आप, इनका अंक विभाजन नहीं किया गया। इसका मतलब इनकी कहीं ना कहीं ये सिलेबस बहुत सोच समझ कर तय किया गया है, और इसको अगर ढंग से नहीं समझा तो आप सब्जेक्ट में मार खा जाओगे, और इस बात को ध्यान से रखें। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सब जानते हैं कि अब है खंड 2, खंड वो 1 हो गया, और टोटल सिलेबस को अपने देखो 2 खंड, और नीचे चलते हैं खंड 3, 3 खंडों में बांटा गया है। तो इसका मतलब जो रेशो कहीं ना कहीं क्या रहेगा वो उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो अब पहले तो मैं खंड 1 की बात बताऊं। पहले ये आता था कि 90 क्वेश्चन और 180 नंबर, तो हम उसमें रेशियो मान के चलते थे 45-45 कि 45 किताबों के आएंगे, 45 व्याकरण के। लेकिन किताबें 45 की हट चुकी है, इसका मतलब, और व्याकरण में 2-4 टॉपिक नए जुड़ चुके हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि ये जो 45 क्वेश्चन है ये डिवाइड तो होंगे। अब चलो ज्यादा नहीं, अब चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम 45 में प्लस 15 तो मान के चलो, यानी 60 क्वेश्चन तो पक्के व्याकरण के आने की संभावना पूरी। मेरा मानना है कि कम से कम अब 60 क्वेश्चन व्याकरण के आएंगे, क्योंकि अब 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहां पे डिवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन व्याकरण में ऐड होंगे ही होंगे। 60 क्वेश्चन यानी 120 नंबर। तो ये व्याकरण का भी जो क्वेश्चन का दायरा था थोड़ा सा बढ़ेगा, उस पर थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे स्नातक में ये जो काव्य शास्त्र का पार्ट, ये जो स्नातक में काव्य शास्त्र का पार्ट है ये पहले पूरा स्नातक जो था वो 20 क्वेश्चन था। अब आप देखिए, शब्द शक्तियां पहले से थी, काव्य की रीतियां पहले से थी, गुण थे, दोष थे। दोष में ये फिक्स हैं जो नाम देकर बता रखे हैं, श्रुति कटुत्व, ग्रामत्य, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, ये ठीक है। श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानविकरण, कोई भी ज्यादा बदलाव नहीं है, यह अलंकार हम पहले कर चुके हैं। द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवि, सवैया, दोहा, सोठा, कोई बदलाव नहीं है। रस हमें पढ़ना है, कोई बदलाव, इस पार्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इस बात पर भी ध्यान से अध्ययन करें। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए इस बार ये एक बड़ा बदलाव मैं मानता हूं। कैसे मानता हूं? देखो, आप जानते हैं कि पहले जो सिलेबस था उसमें हिंदी साहित्य के सिलेबस में से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते थे, तो उसमें भी ये रेशियो था कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, एक लाइन में पूरे सिलेबस को कवर कर दिया गया था। लेकिन इस बार इन्होंने जो डिवाइडेशन दिया वो लगभग स्कूल व्याख्याता की तरह डिवाइडेशन दिया है।
अब इसमें आप देखेंगे कि यहां पे ये कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और काल विभाजन, यहां से एक दो प्रश्न तो पक्के आने ही आने हैं। अब इन्होंने क्या दिया इस बार, आदिकाल की काव्य धाराएं, यानी आदिकाल को हमें विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा इस बार। अब वो बात चली गई है कि प्रवृत्तियां, काल विभाजन और नामकरण पूछा जाए और कवियों की रचनाएं, प्रमुख कवियों के, ऐसा कहीं नहीं है। काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। तो ये काव्य धाराओं को सबका, जैसे हम नेत है, सॉरी जैन काव्य है, नाथ काव्य है, रासो है, अपभ्रंश है, सब कुछ। यहां भक्ति काल में प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं, यहां रीति काल में, यहां देखिए आधुनिक काल में पद्य का विकास, भारतेंदु द्विवेदी, सब कालों को अलग अलग नामकरण देने का तात्पर्य है कि साहित्य के जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अभी तक, ये देखो अनुमानित है, अभी तक मेरे ख्याल से देना चाहिए था इनको, ताकि थोड़ा सा इजी रहता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसका अभी तक फुल वर्गीकरण कुछ ना कुछ इसमें आएगा जरूर, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आएगी, व्याख्या आएगी कि भाई कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आएगा। अभी तो सिर्फ हम अध्यापक अंदाजा लगा सकते हैं और हमारे पास ऑथेंटिक प्रमाण क्या है, लेकिन अंदाजा एकदम सटीक है कि पहले 10 क्वेश्चन थे तो यकीनन हम मान सकते हैं कि जो 25 क्वेश्चन की बात चल रही है वहां पर, उस 25 में से कम 15 क्वेश्चन तो यहां जुड़ेंगे, यानी 25 क्वेश्चन तो अब की बार साहित्य का पोर्शन थोड़ा बढ़ेगा, साहित्य का पोर्शन जरूर जरूर बढ़ेगा। इस बात पर आप विचार करके चलें। अब साहित्य उसी दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा जिस दृष्टिकोण से हम स्कूल व्याख्याता का साहित्य पढ़ते हैं। अब आप साहित्य को नहीं छोड़ सकते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी है उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, और ये टॉपिक तो जो आप जानते हैं कि ये टॉपिक तो पहले से लगता था, इसमें कोई विशेष खास बात नहीं है। ठीक है, अब स्नातक में काफी बदलाव किया गया है, इस स्नातक को ध्यान से सुने, उसके बाद में जो सिलेबस की मेन कहानी है वो आपको अंत में जरूर बताऊंगा, इस ध्यान से समझे। देखिए, आप सब जानते हैं कि कबीर ग्रंथावली में साखी 5 अंक 10 पद, श्याम सुंदर दास, यहां कोई विशेष नहीं। बालकांड अभी भी बरकरार है, जहां से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद भ्रमर गीत सार प्रथम 20 पद, रामचंद्र शुक्ल, मीरा पदावली प्रथम 20 पद, परशुराम चतुर्वेदी, बिहारी रत्नाकर के 20 दोहे, सूर्यमल मिश्रण के जो वीर सत्सई है ये प्रथम 20 दोहे, नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल द्वारा जो लिखित है उनको हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र बरकरार है, जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी है, कामायनी का हमें श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। कामायनी में पूरा सर्ग नहीं पढ़कर हमें क्या पढ़ना है कि श्रद्धा सर्ग जो है उसका अध्ययन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि की बात करूं तो भाग प्रथम, इसमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, ये कोई खास नहीं है, ये पहले से तय है। इसके अलावा आप देखेंगे लहरों के राजहंस अभी भी बरकरार है, लेकिन यहां पे यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका, ये रचना एक्स्ट्रा लग चुकी है, इस रचना को हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की खून का टीका जो है वो अपने आप में एक नई चीज जुड़ चुकी है। तो ये सबके लिए नहीं है, इसमें हमें हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं होती। जो चीज नई जुड़ी है वो सबके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नई नहीं है केवल, और जो चीज हटी है वो सबके लिए हटी है। तो इसमें इतना हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर यूं कह सकते हैं कि जो दुश्मन है उसने अगर अपनी रणनीति बदल दी, अपनी सेना की संख्या में अगर मान लो इजाफा कर लिया या कुछ भी परिवर्तन किया, तो आप अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदल लीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए, मैं किताबों को पोर्शन को लेकर स्टूडेंट्स बड़े चिंतित रहते थे, लेकिन सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी अब पहले से ज्यादा आसान हो चुकी है। बिल्कुल, अब जो यूं कह सकता हूं कि मैं इस सिलेबस को देखकर थोड़ा सा ये जरूर हुआ था डिसअपॉइंट कि सिलेबस सरल हो गया। सर सरल कैसे हो गया? साहित्य, देखो साहित्य पहले भी हमें उस तरीके से पढ़ना पड़ता था, तो साहित्य फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी स्टूडेंट कर रहे हैं, तो साहित्य तो उनका वैसे ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। इसको लेकर अगर आप सोचते हो ज्यादा तो ये अति है। साहित्य पे थोड़ा अब ज्यादा समय दे सकते हो आप, है ना। किताबें हटने का मतलब बहुत बड़ा बोझ हट चुका है। आप में से बहुत से विद्वान और विदुषी जो हैं वो समझ सकते हैं इस चीज को कि 160 लेसन के करीब थे और उनका बहुत बड़ा पोर्शन था, तो अब एक हट चुका है। अब वो जो 2 घंटे जो हम डेली किताबों को देने वाले थे, अब रणनीति में बदलाव करेंगे और बहुत जबरदस्त रणनीति के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। वही रणनीति जिसने मेरा और मेरे जैसे कई साथियों को सिलेक्शन करवाया, बहुत जल्द मैं आपको वीडियो दूंगा। लेकिन आप फिलहाल यहां आइए,
यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका, यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका। इसके अलावा उसने कहा था, ये तो हम पढ़ चुके हैं और हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें पिछले संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें ये कहानी आ चुकी है। पूस की रात बहुत से स्टूडेंट के पढ़ी हुई कहानी है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, गूगल पे पढ़िए, आराम से पढ़ सकते हैं और किताबों के माध्यम से आ जाएगी। और दोस्तों आप मानो चाहे ना मानो, मैंने आज ही अपने सर से एक चर्चा की कि सर अपनी जो किताब लेट हो रही थी, अपनी जो किताब लेट हो रही थी, तो स्टूडेंट कह रहे सर किताब कहां है, किताब कहां है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो किताबें, आपने नोटिस किया लक्ष्य ने हिंदी की गाइड नहीं निकाली थी अभी तक, आपने नोटिस किया था इस चीज को? नहीं किया था, क्योंकि उतावलापन आप लोगों में बहुत ज्यादा है। मैं आपको, छोटे भाई बहन आप में से कुछ मुझसे बड़े होंगे, मैं आपको एक बात कहता हूं, सबसे पॉपुलर गाइड, मैं कोई गाइड का प्रचारक नहीं हूं ना, मेरी वो गाइड घर से, सबसे पॉपुलर गाइड लक्ष्य गाइड, उस गाइड, वो गाइड हिंदी की मार्केट में अभी तक नहीं आई थी, जबकि और गाइडें मार्केट में आ चुकी थी, लेकिन सबसे पॉपुलर लक्ष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कोई उसका प्रचारक नहीं। क्यों नहीं आई थी? यकीनन इसके पीछे कोई रीजन था, उनको पहले से अंदेशा था कि सिलेबस में परिवर्तन होगा, और जैसे ही सिलेबस में परिवर्तन होगा, अब देखना वो एकदम से मार्केट में गाइड आएगी, और फिर आपके वो पैसे बर्बाद चले गए, वो पैसे बर्बाद चले गए, क्योंकि आप सबको अब आप पूस की रात अलग नहीं खरीद सकते। इसीलिए कहता हूं तैयारी समझदारी से होती है, तैयारी रणनीति से होती है, तैयारी उतावलेपन से नहीं होती है, और स्मार्टनेस से तैयारी होती है। हमने किताब नहीं निकाली तो उसमें बहुत जन, सर आप किताब निकालोगे या नहीं निकालोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारी किताब 1000 स्टूडेंट लेते, 500 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सोच समझ कर निकालेंगे। अगर हम मान लो किताबें प्रिंट करवा लेते तो आज वो किताबें किसके गले लगती? अभी तक हम काम कर रहे थे कि कुछ कंटेंट आपको दें तो बेस्ट कंटेंट देने, इसीलिए हम वन लाइनर ऑब्जेक्टिव साथ में दे रहे थे। अरे वन लाइनर निकाल देंगे, लेकिन अगर आप उसको मतलब ऑब्जेक्टिव हल नहीं करोगे, आप मूल्यांकन कैसे करोगे? आप 50 घंटे पढ़ लो, जब तक आपका मूल्यांकन नहीं हो रहा है तब तक आपकी तैयारी एकदम निष्फल है। इसलिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, 2018 में बढ़िया रिजल्ट दिया और 2022 में भी देंगे, दावे के साथ कहते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत बोलती है। इसलिए हमने किताब को थोड़ा सा रोक रहा। आप केवल यही नहीं, अभी तक शिक्षण विधियां बाकी है, वो जैसे वो चलता ना, रुको जरा रुको, वैसे ही देखिए, अभी तक तो ट्विस्ट बाकी है ना। तो पूस की रात लग गई, अब हम इसमें वन लाइनर बनाएंगे, और वन लाइनर बना मतलब पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब देंगे, ताकि आपको है ना एग्जाम के समय उसे, मारवाड़ी में एक सेंटेंस बोलोगे, टांटिए भर की किताब हुए कि बार शानदार रिवीजन होना चाहिए उस किताब में। ऐसी किताब सार गर्भित निकालेंगे कि एग्जामिनर उससे बाहर प्रश्न निकाले तो निकाले कहां से, इस टाइप की किताब निकालना चाहते हैं, इसलिए लेट हो रहे हैं। व्याकरण की स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्याकरण। वो कहते हैं सर हम प्रश्न हल कहां से करें, मार्ग किताबें जो आती है उसमें वही घिसे पिटे क्वेश्चंस हैं, हम हल कहां से करें? अच्छे क्वेश्चन, जैसे हमें वर्ण टॉपिक है, वर्ण के सर 100 क्वेश्चन मिल गए, संज्ञा के 100 क्वेश्चन मिल गए, सर्वनाम के 100 क्वेश्चन मिल गए, उसके बाद विशेषण के, इस तरह की सर हमें कोई ऑब्जेक्टिव बुक दिला दो जो प्रमाणिक हो। वो किताब हमने तैयार की है, आप चाहे उतावलापन दिखाओ, ले आओ मार्केट से किताब, हमारी किताब आएगी और एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव चेक किया हुआ होगा, और उसको जब आप हल करोगे तब पता चलेगा किताब किसे कहते हैं। आई बात समझ में? उसमें कुछ क्वेश्चंस की बढ़िया व्याख्या भी देने का प्रयास कर रहे हैं सही समय पर। और अब सर कब निकालोगे, विज्ञप्ति आ गई, मैं जानता हूं यह भी उतावलापन है। आपको बहुत जल्द, अब ये सिलेबस है ना, अब आपको 15-20 दिनों के अंदर अंदर गुड न्यूज मिल जाएगी कि अब आपकी 3 किताबें तैयार है। 1 पूरा सार संग्रह, 2 व्याकरण की ऑब्जेक्टिव बुक, 3 शिक्षण विधियों को लेकर काफी परिवर्तन हुआ है, आप देखेंगे अभी। तो पहले देखिए प्रेमचंद, पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज की बहुत ही शानदार कहानी, आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। जैसे परिंदे पढ़ने से लोग कंफ्यूज होते थे कि सर उसे 4 बार पढ़ ली, मगर वो ह्यूबर्ट, लतिका, मुखर्जी के सेंटेंस हमें समझ ही नहीं आते हैं। लेकिन आप पटाक्षेप नहीं होगा, ये जबरदस्त। जैसे एक कहानी एक और जिंदगी पढ़ी थी ना, तो वो कितनी अच्छी लगती थी कहानी, वैसे ही पटाक्षेप नहीं होगा। इस कहानी को आप आज ही रात को गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, बाकी आपको मिलेगी ये कहानी, तो बहुत अच्छी कहानी है। उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा की ये कहानी है, ये कॉलेज लेक्चर को लेकर भी ये चर्चा में रही थी कहानी। तो आप ये चारों कहानियां बढ़िया, तो 5 ही कहानियां ही तो एक्स्ट्रा लगी है, और क्या एक्स्ट्रा लगा है? हटा है
काल वाच्य कृति वगैरह ये चीज तो जुड़ी है, चलो व्याकरण के 5 से 10 क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी, 5 से 10 क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी, लेकिन जो पोर्शन हटा है वो बहुत बड़ा हटा है, उसका रिवीजन करने में, एक बार करने में जोर आता है तो 2-4 बार रिवीजन कैसे हो, लेकिन इस चीज को, इस सिलेबस को अब आप 5 से 10 बार रिवीजन कर सकते हो, सही रणनीति हो तो। आगे देखिए, तो ये 4 कहानियां भाई, पहले एक और जिंदगी थी, परिंदे थी, ठीक है, उसने कहा था थी, तो अब ऐसा क्या हो गया, कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है, आप आगे देख सकते हैं। अब आइए शिक्षण विधियों की ओर। शिक्षण विधियों को लेकर भी पहले जो 25 शिक्षण विधियां दे रखी थी, अब मान लो किताबें निकाल देते, ये पोर्शन रह जाता। अरे मैं हमेशा कहता हूं, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जब कोर्स परचेज करते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं अपने लाभ के लिए कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता दूं, पैसा मेरी पहली प्राथमिकता नहीं है। हर इंसान को मूलभूत आवश्यकताएं, लेकिन पहली प्राथमिकता मेरी पैसा नहीं। मैं उनको हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी कोर्स लो, सोच समझ के लो। मारवाड़ी में कहते हैं कि मतलब महंगो रोवे एक बार, सस्तो रोवे बार बार, तो वही चीज है। मतलब 500 रुपए का ये खरीद लिया सर, वहां पे 500 रुपए का मिल रहा था सर, वहां पे ये 500 रुपए का मिल रहा था, वहां 400 रुपए का मिल रहा था, वहां 300 रुपए। अरे इसके बजाय अगर आपको विश्वास है ढंग से, तो एक साथ आप कोर्स ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। जैसे मेरे हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन में बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपके वीडियोस क्लासेस आनी बंद क्यों हो गई। ये ऊपर वाला कभी भी मेहनती इंसानों को, मैं कहता हूं मैं मेहनत बहुत करता हूं स्टूडेंट्स के लिए, बहुत मेहनत करता हूं, उनका गलत अहित नहीं होने देता। और ये जो क्लासेस मैंने, मेरा था कि मैं स्टूडेंट्स को कुछ बढ़िया दूं, ईश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं अब अपनी कला का प्रदर्शन करूं। और व्याकरण जो मेरा सबसे बेस्ट पोर्शन है, जिसको मैं लेकर, मतलब ये नहीं कहता कि मैं उसका बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि बहुत अच्छे से व्याकरण को क्लियर करवा सकता हूं। और वो अब मैं इस पर ज्यादा समय दूंगा, निश्चित रूप से ज्यादा समय दूंगा, और बहुत जबरदस्त समय दूंगा। और मुझे अब विश्वास है कि मेरे जो सिलेक्शन को लेकर चला था कि मैं इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवा पाऊं, इसलिए इतनी मेहनत करूंगा, अब वो संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अब मेरा ही क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप बहुत जल्द, अब आप जो ऑनलाइन पेड कोर्स हैं हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स, उनको कहना चाहता हूं आप बहुत फायदे में हो। और बहुत जल्द हम 17 तारीख से स्कूल की छुट्टियों के बाद आपको समय देंगे, दिन में 3-3 4-4 घंटे आपको समय देंगे, और आपको जबरदस्त तैयारी करवाएंगे। नहीं, यूट्यूब वालों ऐसा मत समझना, आपको नहीं, आपके लिए भी मेरे एक पूरा वो कहते हैं कि कंटेंट तैयार कर लिया है, और आपके लिए भी कुछ बेस्ट मसाला लेकर आने वाला हूं 17 तारीख के बाद में, जबरदस्त ऑब्जेक्टिव मसाला लेकर आने वाला हूं, तैयार रहना, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आ गया भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों का स्वरूप, शिक्षण, श्रवण, उच्चारण। आपको नहीं लगता ये रीट वाले ही पॉइंट सेम है? आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे लगता है। सस्वर, मौन, वाचन, अभिव्यक्ति, लिखित एवं मौखिक, हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, विभिन्न विधाओं, कहानी, नाटक, एकांकी, इन विधाओं का शिक्षण कैसे करवाया जाए, शिक्षण विधियां। लो साहब, आप में से जो वीडियो देख के बीच में छोड़ के चले गए, जाने दो उनको। एक छोटे से शब्द में क्या दे दिया, शिक्षण विधियां। अल्लो सा 20-25 नहीं है, सारी समाहित कर दी है ना, सारी शिक्षण विधियां समाहित। एवं पाठ योजना निर्माण इकाई व दैनिक शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। इसी पॉइंट को यहां हम विस्तृत रूप में देख सकते हैं। फिर आ पॉइंट है भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक। आपको नहीं लगता क्या ये रीट वाला सिलेबस दे दिया? मैं पिछले 2 महीनों से नहीं, 4 महीनों से, जब से अक्टूबर से बैच स्टार्ट किया, तब से एक बात बोल रहा हूं कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला फायदे में रहेगा, फायदे में रहेगा, फायदे में रहेगा। और आज वो सिलेबस आपके सामने है। सेकंड ग्रेड वाला अब इजी वे में रीट मेन एग्जाम को निकालेगा व्याकरण के अंदर। आप कैसा, आपको ये बात कैसी लगती है? और सेकंड ग्रेड वाला अब किताबों का पोर्शन हटने से उसका लोड कम हो गया, अब वो साहित्य को इस हिसाब से पढ़ सकता है कि फर्स्ट ग्रेड में उसको फायदा मिलेगा, यकीनन उसको फायदा मिलेगा। मैंने पहले ही कहा था कि सेकंड ग्रेड पर फोकस रखो। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे आदर दिया और मेरी बात को मानी, और वो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि नहीं सर, अब आपको क्या पता, बेरोजगारी ऐसी होती है। अच्छा, हमने बेरोजगारी जैसे देखी नहीं हो, है ना। 12 सालों 13 सालों का अनुभव है कि जो चीज बताई है वो वास्तव में सटीक बैठी है। अभी भी देर नहीं हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नरेंद्र दान चारण के साथ में। यकीनन मैं यहां कॉमर्शियल रूप से नहीं हूं, बल्कि मेरा शौक है, टीचिंग मेरी हॉबी है, और मैं इसीलिए पढ़ाता हूं। तो आपको
रुचि से पढ़ाने, तो कहते हैं ना कि जिस काम में आपकी रुचि होती है वो आप बेस्ट करते हो, वही मैं अपना काम बहुत बेस्ट तरीके से कर रहा हूं। निश्चित रूप से मुझ में कमियां आती है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन बेहतर तरीके से जब दोबारा उठता हूं तो बेहतर तरीके से उठता हूं। तो आप देखिए, ये भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत पाठों परांत मूल्यांकन, पूरा पोर्शन वही दिया है जो रीट हिंदी के अंदर है। आपको शायद ये अंदाजा भी नहीं होगा कि कितना सोच समझकर ये सिलेबस बनाया गया है। अगर ये किताबें हटाई है उन्होंने और फिर ये सिलेबस अगर सेट किया है, तो मैं मानता हूं जिन्होंने भी ये सिलेबस सेट किया बहुत ही बढ़िया सिलेबस सेट किया है। निश्चित रूप से परीक्षा जो होगी वो जबरदस्त होगी। और जो लोग इस यूं सोच के चल रहे हैं नहीं अब तो अपन निकाल लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, तैयारी सोच समझकर रणनीति के तहत करना, इतना जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना, ये बात विशेष याद रखें। सही रणनीति अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 या 3 दिन के अंदर आपको एक ऐसी रणनीति बताऊंगा, अगर उसको आप एग्जाम तक फॉलो कर लेंगे तो यकीनन सिलेक्शन आपका हाथ थाम लेगा। देखते हैं, अब मैं अपने मेन पार्ट पे आता हूं। देखिए, आप जो देख सकते हैं यहां आप देख सकते हैं 300 मार्क्स का है, हम सब जानते हैं। ड्यूरेशन 2 आवर्स 30 मिनट, यानी ढाई घंटे की ड्यूरेशन है। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150, ये हो गया। नेगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लाइड इन द, ये ठीक है। और पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, और टीचिंग मेथड ऑफ। अब यानी पूरे पार्ट कितने हैं? 3 हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। आप देखो, इस चीज को ध्यान से समझना, ये खंड 1 है। चलो एक सेकंड रुकिए, देखो आप इस खंड 3 को देखो, इसमें से दोस्तों फिक्स है कितने प्रश्न आने? 20 प्रश्न आने, यानी अभी तक 20 प्रश्न आने। 150 में से 20 गए, कितने बचे? 130 प्रश्न। 130 में से आप दिमाग लगाएं, मेरा रेशो गलत नहीं जा रहा है। 130 का अगर डिवाइडेशन करेंगे हम खंड सेकंड और खंड फर्स्ट में, तो 130 का डिवाइडेशन करोगे तो आप सब जानते हैं कि 130 में से जो है 65 और 65 ये रेशियो रहता है, यानी 65 क्वेश्चन व्याकरण के और 65 क्वेश्चन स्नातक पाठ जो टोटल दिया हुआ है। आप चलो इसमें जो व्याकरण है हम 65 अधिकतम मान के, 65 से ज्यादा आएंगे नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं 60 क्वेश्चन, व्याकरण के 60 और वो 80 हो गए, पीछे बचे 70। याद रखें, देखो एक रेशो अगर नहीं दिया उन्होंने फिर भी हम निकाल सकते हैं। आप इसके बाद में आप देखेंगे ये जो स्नातक है खंड 2, इसमें इन्होंने क्या किया है, 70 क्वेश्चन आएंगे। 70 में से आप मान के चलो दोस्तों, ये जो पोर्शन है ना, इसके क्वेश्चन है 10, इसके क्वेश्चन आएंगे 10। आप ध्यान से समझे, इसके क्वेश्चन आएंगे टोटल 10। अब पीछे कितने बच गए? 70 में से 10 गए, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलें, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कम से कम ले जाएगा 30 क्वेश्चन। स्नातक पहले 20 क्वेश्चन आते थे, और मेरा मानना है इस बार ये जो पोर्शन है ये 40 प्रश्नों का रहेगा। ये ब और स जो पार्ट है ये 40 प्रश्नों का रहेगा, यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में लगभग 35-40 क्वेश्चन के करीब साहित्य के आते हैं, और इस बार सेकंड ग्रेड में भी इतने क्वेश्चन साहित्य के आएंगे। सोचो आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड साथ में हो रही है कि नहीं हो रही है दोस्तों? मोदी जी कहते हैं ना कि बताओ दोस्तों हो रही है कि नहीं हो रही है, तैयारी दोनों साथ में हो रही है कि नहीं हो रही है। और उधर वो 60 क्वेश्चन व्याकरण के आ रहे हैं, और रीट मेन एग्जाम में 60 क्वेश्चन व्याकरण आएंगे। बताओ दोस्तों सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आपकी साथ में हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बताओ किसने सही कहा था कि नहीं कहा था? माना कि हमारा YouTube चैनल पर परिवार अभी छोटा है, मगर 20,000 का आप लोगों के बनस्पति तो हुआ है, आप लोगों का विश्वास ही तो जीता है। आज तक कभी फर्जी न्यूज नहीं दिखाई, आज तक कभी कोई गलत न्यूज नहीं दिखाई, गलत मार्गदर्शन नहीं किया, तो इसीलिए आज आपका परिवार मेरे साथ है। और अभी भी कह रहा हूं 40 क्वेश्चन के करीब साहित्य और हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी की उसकी बोलियों का सामान्य परिचय ये रहेगा। अब बताओ आनंद आया कि नहीं आया? और बाकी 40 का ये रहेगा, और ये जो स्नातक पार्ट है, ये जो डी पार्ट है, ये आप मान के चले
पहले भी इसके 20 क्वेश्चन आते थे और आज भी इसके 20 ही आएंगे, 20 से ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आपके कंप्लीट मैं एक बार रेशियो समझा सकता हूं आपको, मेरा अनुमान है और मैं जहां तक समझता हूं कि यह अनुमान गलत नहीं जाएगा। देखो, पहला पोर्शन है व्याकरण, मैं इस पर रणनीति, बहुत जबरदस्त रणनीति आपको दूंगा, पहले समझे। व्याकरण में 60, उसके बाद में आप देखेंगे साहित्य, ठीक है, साहित्य में 40, उसके बाद आप देखेंगे काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में आप देखेंगे कितने, 10 क्वेश्चन, उसके बाद स्नातक, स्नातक में 20, उसके बाद शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों के 20, कितने हो गए 100, और ये हो गए 150 क्वेश्चन। ये रेशो रहने वाला है, यानी अब पूरा पोर्शन जो ये है 100 क्वेश्चन कवर करेगा, 100 क्वेश्चन ये कवर करेगा, बाकी तो पहले वाला रेशियो ही रहना है। जो आपके किताबें समाप्त हुई है उसमें भी आपको एक बात बता दूं कि उसमें भी ये जो क्वेश्चन है साहित्य के बड़े हैं। और एक बात और, आप जो धैर्यवान होते हैं उनको अच्छी चीज सुनने को मिलती है, जो अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये चीज सुनने को मिल रही है। आपको लगता है किताबें हट चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे, बताता हूं। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं दोस्तों, इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल ये सारे दिए, और यहां से आएगा क्या, ये प्रमुख कवि रचनाकार आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। अब आप जानते हैं कि आरपीएससी पेपर बनाती है तो एनसीईआरटी किताबों को फॉलो करती है, यानी ये जो प्रमुख रचनाएं और रचनाकार हैं, इनकी कोई रचना उठाई या इनके रचनाओं जो जीवन परिचय संबंधित क्वेश्चन है वो सारे के सारे कहां से आएंगे, 9 to 12। तो 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें आपके हट चुकी है, निश्चित रूप से पाठ हट चुके हैं, लेकिन उनका जीवन परिचय सबका इंपॉर्टेंट है, उनका जीवन परिचय सबका इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करना। याद रखना, आप बड़ी बड़ी गाइडों में बड़े बड़े नोट्स से पढ़ने लग जाओगे, बिल्कुल उसमें से आ सकता है, मैं ऐसा मना नहीं करता, लेकिन आपको अभी तक भी 9 से 12 की किताबों को फेंकना नहीं है, साइड में अलमारी में जचा के नहीं रखना है, बल्कि उनके जीवन परिचय पर फोकस करना है। अब आपका आधा से नहीं 30% भार हो गया, तो उसको भी पढ़ते चलें। एनसीईआरटी कोई मतलब जो भी आपके किताबें लग रही है वर्तमान में 9 से 12, उसी को फॉलो किया जाएगा। तो हटी है, लेसन हट गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको रेशो बताया व्याकरण वाला, वो बेस्ट रेशो है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी होगी। यूट्यूब पर मेरी निःशुल्क क्लासेस जारी हैं, संधि चल रही है, उसके बाद में मैं संधि की वगैरह की अपडेटेड क्वेश्चन क्लासेस और दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन संधि की वगैरह तो उपसर्ग प्रत्यय की दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चला रखी है, और शेड्यूल जो अब मैं परिवर्तन करूंगा, उस शेड्यूल में थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया, तो शेड्यूल में परिवर्तन करके आपको जल्द बता दिया जाएगा। जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है वही ऑनलाइन में लाइव टेस्ट और मिलेगी, पीडीएफ आप प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हो, और लाइव टेस्ट दोगे आपकी मेरिट बनेगी। इस बार मेरिट में आपको ऑफलाइन वालों के साथ शामिल किया जाएगा। तो बढ़िया टेस्ट सीरीज चला रखी है, एक प्रैक्टिस सेट भी चला रखे हैं, उनको अब अपडेट करेंगे। जिन्होंने 51 रुपए की टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको भी अब जल्द अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोगों के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे ऑन करिए और परचेज कीजिए, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। से में इतना बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा हिंदी में। अब आपकी मर्जी है, आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जुड़ें, आपको निःशुल्क बहुत कुछ मिलेगा। YouTube पर अब आपके लिए 17 तारीख से छुट्टियां होने के बाद बहुत मसाला है, मैंने तैयार किया है, वो आपको एक के बाद एक वीडियो मिलेगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और जल्द से जल्द इस परिवार को 20 से हम 50,000 तक भी ले जाने में सक्षम होंगे अगर आप मेरे साथ दोगे। तो उम्मीद करता हूं हिंदी के सिलेबस की इतनी अच्छी व्याख्या करने के बाद आप सेटिस्फाइड होंगे, और आप अगली रणनीति का इंतजार कर रहे होंगे कि सर अब रणनीति जल्दी लेकर आओ, हम आपके साथ हैं। अगर आप वास्तव में साथ हो तो निश्चित रूप से मैं बहुत जल्द बढ़िया रणनीति के साथ आपके समक्ष मौजूद होऊंगा। और मेरी रणनीति, वो जैसे बाहुबली में कहते हैं ना कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, आदेश में शासन है, तो वैसे ही जो मेरी रणनीति है वही सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार है। उस रणनीति को अगर फॉलो कर लिया जाए तो सफलता के प्रतिशत 100 होते हैं, पूरे के पूरे 100% होते हैं।
उसको फॉलो करना पड़ेगा ईमानदारी से, तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो उम्मीद करता हूं आप सेटिस्फाइड होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कीजिए। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन आपने अगर डाउनलोड नहीं कर रखा तो प्लीज डाउनलोड करें, उस पर फ्री टेस्ट भी पड़े हैं और जो वर्तमान में टेस्ट चल रही वो भी आपको मिलेंगी। और अब जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉम्बो कोर्स है वो सबसे हितकारी रहेगा। अगर आपने अब तक नहीं परचेज किया है तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर एक कॉम्बो कोर्स है जो स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और रीड तीनों को साथ में करवा रहा है। इससे बेस्ट कोर्स आपको नहीं मिलेगा। और उस पर मेरी रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको निःशुल्क मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। और आपको यही कहना चाहूंगा कि शुभ रात्रि, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।